हेलो। आवाज सही आ रही है ना? हेलो। हेलो। प्लीज। यस सर। यस। हाँ जी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अब क्या है कि सही अवसर देखते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी जाती है। इसी में क्या हुआ कि कुछ समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बने कुछ जगह पे। हमें गवर्नमेंट याद रखना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बना था। तो पहले ये बताइए कि सबसे लंबा जो समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट था वो कौन था? नाम बताइए कोई, प्लीज। ये सतारा। सतारा ऐसा था जो सबसे लंबा पैरेलल गवर्नमेंट था। मिदनापुर, बंगाल में मिदनापुर में गवर्नमेंट बना था, पैरेलल गवर्नमेंट। जिसे हम लोग जो, एक सेकंड, कि जो पैरेलल वाला गवर्नमेंट है, कि जो बंगाल के मिदनापुर में बना था वहां तो तामलुक था। एक बलिया में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? बताइए कोई। चित्तूर पांडे। हाँ जी, चित्तूर पांडे के नेतृत्व में 1942 में बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बना। लेकिन यह सिर्फ एक सप्ताह के लिए रहा। लेकिन इस एक सप्ताह में भी इन्होंने क्या किया, जो जिलाधिकारी के जितने भी पावर होते थे डीएम के, सब पावर इन्होंने गवर्नमेंट में ही एनेक्सेस कर लिया। और जितने भी राजनीतिक बंदी थे सबको इन्होंने छोड़ दिया था। इसमें यह व्यापक स्तर पे विद्रोह था। सभी लोगों ने, किसान चाहे जो भी हो, भाग दिया। लेकिन इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे भी थे। जैसे ये बताइए कि इसमें मुस्लिम लीग भाग दिए, मुस्लिम इसमें भाग किए थे कि नहीं, भागीदारी लिए थे? देखिए, मुस्लिम लीग का द्वारा क्या हुआ कि इस आंदोलन का तो विरोध किया गया था, तो मुस्लिम भागीदारी नहीं लिए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने सहयोग किया था। इसमें कम्युनिस्ट, सरकारी अधिकारी, किसान, महिलाएं और युवक, युवक से कहा गया कि आप जो है अपना स्कूल कॉलेज जो है सब आप छोड़ दीजिए। और इसमें गांधी जी को निर्देश दिया गया था कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वह अपने पोस्ट से रिजाइन ना दें। लेकिन वह जो कांग्रेसी हैं इनका सहयोग करें। जो आर्मी है, आर्मी से कहा गया कि आप भी अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन ना दें। लेकिन आप भारतीयों पर और अपने सहयोगियों पर आप गोली नहीं दागेंगे। छात्र से कहा गया कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ के, और किसानों से कहा गया कि ऐसा कोई भी जो भी जमींदार है, अगर वह ब्रिटिश विरोधी है तब तो उसका आम सहमत के आधार पे आप लगान दीजिए। लेकिन अगर वो ब्रिटेन का समर्थन करता है तो आप उसका विरोध करिए। राजे महाराजे से कहा गया कि आप या तो कांग्रेस का साथ दें या तो अपनी जनता पे कोई भी किसी प्रकार का दबाव ना रखें। यह आंदोलन क्या होता है कि कुछ ही समय बाद यह समाप्त होने लगता है। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने इनका दमनात्मक बर्बरतापूर्वक दमन किया। इसके प्रतिक्रिया में गांधी जी ने 21 21 दिवसीय आमरण अनशन रखा। लेकिन चूंकि आमरण क्या हुआ कि ब्रिटेन जो अभी 42-43 तक काफी डाउन हो गया था वैश्विक स्थिति पे, अब वो रिकवर होने लगा। क्योंकि इन्होंने क्या हुआ कि अब जर्मन ने अपने सरेंडर करने लगे, जापान ने सरेंडर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो गई। क्योंकि ब्रिटेन के तरफ से ही जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे यूएसए आ गया, रसिया आ गया था। जो रसिया पहले न्यूट्रल था, वह बाद में ब्रिटेन के पक्ष में आ गया था। तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी को जैसे, जो इटली इटली कहते हैं कि ऐसा है कि गांधी जी का जो आमरण अनशन है, गांधी जी अगर मर जाते हैं तो इनको दफना दिया जाएगा। इस बात की सूचना गांधी जी को मिलती है और गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ देते हैं। और
जब ये वापस आते हैं, इस बात का जो भी कांग्रेसी थे, जितने भी राष्ट्रवादी थे, इनमें संचार होता है, एक बार फिर से ही युद्ध करने को सोचते हैं। लेकिन अगले चरण में क्या होता है कि आयन्य के जब आयन्य एक सेकंड, कि जब बोस साहब का आयन्य नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो वहां से जो सैनिक पकड़े गए थे, जैसे प्रेम सहगल, गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। अब एक नाम आप लोग बताइए कि एक नाम और कौन व्यक्ति, क्यों तीन लोग, इन्हीं तीनों लोगों पे दिल्ली पे मुकदमा होता है। कौन लोग थे? तीसरा नाम कौन है? प्लीज कोई बताए, प्लीज टेल मी। शहनवाज। हाँ, शहनवाज खान। शहनवाज खान। अब देखिए कि तीनों में शहनवाज खान या मुस्लिम है, गुरुदत्त सिंह या सिख हैं, और प्रेम सहगल या हिंदू हैं। अब हिंदू मुस्लिम सिख, 1945 में क्या हुआ कि यह हुआ कि इनको लाल किला पे मुकदमा इनके खिलाफ चलाया गया। लेकिन इसका पुरजोर विरोध पूरे भारत में शुरू हुआ, और अभी तक जो भी बड़े बड़े नेताओं ने वकील छोड़ दिया था, अब फिर से भोला भाई देसाई, जेएल नेहरू, और आसफ अली, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, इन्होंने इनके बचाने के लिए क्या हुआ कि इनका समर्थन करते हैं, और कांग्रेस भी इनका समर्थन करती है, और व्यापक स्तर पे। और इसमें क्या हुआ कि फिर इसको देखते हुए, जब पूरे व्यापक स्तर पे भारत में चलता है यह विद्रोह, तो इससे जो ब्रिटेन है, यह उसको पता चल जाता है कि अब ज्यादा समय तक रहा नहीं जा सकता। तो इसने इनको एक सम्मानजनक समझौता कर लेता है और इनको छोड़ देता है। इसके जो अगला में आता है कि 46 का समय होता है कि एक आईएनएस तलवार, एक आईएनएस तलवार है, तलवार। अच्छा बताइए, यहाँ तलवार का क्या था? एक तलवार नाम का पोत था। तलवार नामक पोत पे ही बीसी दत्त ने यह लिख दिया था कि क्विट इंडिया, ये भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। अब अंग्रेज भारत छोड़ो इन्होंने लिख दिया बीसी दत्त ने, तो बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो और भी नवल सैनिक थे, इन्होंने जो बीसी दत्त हैं इनका साथ दिया, और इन लोगों ने लगभग 1600 थे लोग जो नवल थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका भी सहयोग किया गया। लेकिन इसमें और जो आयनों पे जो दिल्ली मुकदमा था, इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहा कि जो नवल विद्रोह है, नौसैनिक विद्रोह, इसमें यह सीमित आधार पे, जैसे कि इनमें पार्टिसिपेट करने वाले भी सीमित थे, या कुछ शहरों तक ही सीमित रहा। यह क्वेश्चन भी आता है कि यह क्या पूरे भारत में रहा? विजन के भी टेस्ट सीरीज आप लगाए होंगे तो वहां पाएंगे कि ये पूरे भारत में नहीं, कुछ शहरों तक ही, वो भी गांव में नहीं रहा, शहरों तक ही। लेकिन जो आईएनएस वाला है, वह पूरे भारत में गांव तक भी था। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गांव तक भी था। इन दोनों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था यहाँ से, क्रिप्स प्रस्ताव से, अब उसके लिए क्या हुआ कि बेबल बेबेल आते हैं,
और इन्होंने एक बेबल प्रस्ताव रखा। बेबल बेबल जो बेबल कब आते हैं? कोई बताएं कि हम देखते हैं कि बेबल योजना बेबल 1945, इन्हें शिमला सम्मेलन। बेबल ने क्या किया कि सभी लोगों से विचार विमर्श किया कि कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन सहमत नहीं बन पाती। तो इन्होंने कुछ बातें इन्होंने घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि दो पोस्ट, एक गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, इन दो पोस्ट को छोड़ के जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्य भारतीयों द्वारा भरे जाएंगे। दूसरा, जो इन्होंने क्या किया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं, इसमें 50% 50-50 का रेशियो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी सदस्य भारतीय भरे जाएंगे, उसमें 50% तो कांग्रेस का नेतृत्व होगा, 50% मुस्लिम लीग का। और एक इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि जो संविधान, ऐसे मुद्दे जिन पे गतिरोध उत्पन्न हो जाए, इनके लिए संयुक्त सभा बुलाई जाएगी, और इनमें एक है कि सर्वसम्मत से एक सूची पारित किया जाएगा, जिसमें सभी की राय होगी, उसी के आधार पे उन मुद्दों पे किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी राय नहीं बन पाती तो सेपरेट इनके लिस्ट प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि इसमें भी जो पृथक पाकिस्तान का मांग है, वह कोई भी स्पष्ट संदेश नहीं था, तो इसलिए इसका खारिज मुस्लिम लीग द्वारा कर दी जाती है, और यह भी कोई आम सहमत न बनने पर वेबल ने इसको मान लिया कि यह असफल था। तो क्या हुआ कि कुछ व्यक्तिगत स्तर पे ही प्रयास हुआ कि क्यों ना कोई ऐसा पेश किया जाए कि जो व्यक्तिगत स्तर पे ही, जिनमें जो महत्वपूर्ण है कि एक गोपालाचारी योजना। कोई बताए गोपालाचारी योजना कब आया था? प्लीज। राजगोपालाचारी जो फार्मूला है, 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला पेश किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम, इन्होंने पहली शर्त रखी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। दूसरे ये हुआ कि जब ब्रिटेन सत्ता छोड़ के जा रही है, तो इसमें जो अस्थायी गवर्नमेंट बनेगी, अस्थायी जो गवर्नमेंट बनेगी, इसमें लीग जो है सहायता करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक और बात, कि उत्तर पूर्वी की जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन, इन दोनों में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग जनमत संग्रह कराएंगे, रेफरेंडम, या कि इसके आधार पे इनसे पूछा जाएगा कि आप क्या भारत में रहना चाह रहे हो या अलग। अब इससे मुस्लिम लीग को भी, लेकिन यह बात भी क्या है कि जो जिन्ना है, इनके इस बात पे आपत्ति हुई। इन पे आपत्ति ये रही कि ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत, डबल नेशन जो थियरी है, उसको स्वीकार कर ले। और एक इन्होंने कहा कि जो हम कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, यहाँ पे जो वोट देने का राइट हो, वह केवल मुसलमान हो, केवल मुस्लिमों के लिए ही वोट देने का राइट हो। तो इससे क्या है कि पहली बात तो इससे विभाजन को बढ़ावा मिलता था, जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करी। और मुस्लिम लीग की बात भी नहीं मानी गई। इससे जो गोपालाचारी फार्मूला है,
यह भी असफल साबित हो गया। इसके बाद एक व्यक्तिगत स्तर पे एक और प्रयास किया गया कि देसाई-लियाकत समझौता। देसाई-लियाकत, भूलाभाई देसाई और लियाकत, इन्होंने भी मिलके ये इन्होंने कहा कि देसाई साहब ने सोचा कि जो अभी अंतरिम सरकार गठन होगा, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों का बराबर भाग, जो भी इनका नेतृत्व होगा, उनके समान सदस्य को मनोनीत किया जाए, यानी 50% इनके और उनके भी। लेकिन इनमें ये किया गया कि जो 20% हैं, वह मुस्लिम वह अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया जाए। लेकिन जो ये अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान ही नहीं थे। इनमें क्रिश्चियन, सिख, यह सब आते थे, तो इससे हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में मतभेद हो गया और यह भी स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद बेबल समझौता आया था। बेबल समझौता में यह हुआ कि अब हम करेंगे कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही कुछ सुधार करते हैं, और जिनमें इन्होंने 50-50% का कह दिया कि सभी 50% रहें। लेकिन यह फिर भी स्वीकार नहीं हो पाती। तो 46 में ही 45 में घोषणा की जाती है कि अब जो है चुनाव होगा, क्योंकि 35 के बाद चुनाव नहीं हुआ रहता, तो 46 में 45 में ही लगभग अगस्त के समय घोषणा कर दी जाती है और 46 में चुनाव होता है। चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलता है। लेकिन जो मुस्लिम लोगों के लिए पृथक सीट होती है, उसमें लगभग 85% नेतृत्व मुस्लिम लीग की इस पे इन सीटों पे मुस्लिम लीग ही जीतती है। तो इससे क्या हुआ कि अभी कांग्रेस कहती थी हम सभी का नेतृत्व करते हैं, लेकिन मुस्लिम जो लीग है वह 85% सीटों पे जीत जाती है, तो मुस्लिमों का यहाँ दबदबा बढ़ जाता है और मुस्लिम लीग जो है अब यहाँ से एक आक्रामक रूप से आती है। यह अंतरिम सरकार गठन होता है 2 सितंबर, नेहरू इसके लीडर थे। इसमें शुरुआती स्तर पे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मुस्लिम लीग ने तुरंत शामिल हुआ था? तो नहीं। मुस्लिम लीग ने पहले जो कैबिनेट योजना है, अभी हम कैबिनेट पढ़ाएंगे, बात करेंगे कि कैबिनेट का जो रिकमेंडेशन था, उसको तुरंत मुस्लिम लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने बाद में स्वीकार किया था। फिर आप जब अंतरिम गवर्नमेंट बनती है, तो यहाँ पे जैसे चुंदरीगर, लियाकत अली वित्त मंत्री, तो ऐसे मुस्लिम लीग के भी सदस्य उसमें रहते हैं। अब वेवेल योजना असफल हो जाती है, तो क्या हुआ कि लंदन में लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार जाती है और उसके जगह पे लेबर पार्टी आती है। लेबर पार्टी के विंस्टन चर्चिल, यह उदारवादी हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक यह चाहते हैं कि जो भारत का जो भी मामला है इसको जल्द से ही सॉल्व किया जाए। रीजन एक और भी था, क्योंकि ब्रिटेन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ती है और इसमें उसकी आर्थिक हालत काफी खराब हो जाती है और ज्यादा समय तक किसी भी को रखना उसके बस में नहीं रहता, तो वह कैबिनेट गठन करती है, कैबिनेट मिशन भेजती है। अब बताइए कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? कोई बताइए। स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक हाँ, लॉरेंस। हाँ, पैंथीग्लोरिस, अलेक्जेंडर और क्रेप्स, इन तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आती है। और कैबिनेट मिशन ने बात किया, किसी मुद्दे पे पहुंच नहीं पाती है, तो उसने क्या हुआ कि अपने एक सेकंड, अब हम लोग देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहे हैं। अब अभी तक क्या हुआ कि आप लोगों ने क्रिप्स में पढ़ा कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें वेवेल, लियाकत, इन लोगों में पृथक, जो इनडायरेक्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया।
और इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोविंस थे, उनको 3 पार्ट में बाँट दिया गया। ए, बी, सी। एक में इन्होंने क्या किया, जैसे ओडिशा, यूनियन जो यूनाइटेड प्रोविंस, मिड प्रोविंस, बिहार, मद्रास, जो इतने बड़े वाले थे, इनको ये हुआ कि यह भारत में ही यह हिंदू बहुसंख्यक वाले हैं। और एक ऐसा प्रांत कि जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, और सिंध है। सिंध क्या है कि ये मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और एक जो तीसरा ग पार्ट वाला है, इसमें बंगाल और असम, यह भी मुस्लिमों का यहाँ बहुसंख्यक था। इन्हें इसको बांट दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय संविधान जो संविधान सभा गठित की जाएगी, संविधान सभा में ही प्रांतों द्वारा इनमें चयन किया जाएगा। जो प्रांतों में थे, जो भी सीट थी, सीट को 2 आधार पे, एक तो जनसंख्या कि कितनी जनसंख्या है, जिन्हें माना गया था कि लगभग 10 लाख, 10 लाख पे एक सीटें जो थी, इसको भी 3 पार्ट में बांटना था, जिसमें एक यह था कि एक मुस्लिमों के लिए और एक सिख के लिए और एक अदर। जो अदर थे, इनमें ही पूरा हिंदू आ जाता था। तो अब जो भी, जैसे मान लीजिए कि यूपी का यूपी मान लीजिए कि जो राज्यसभा है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का इनको 30 सीटें मिली हैं। 31 है, लेकिन हम 30 मान के चलते हैं। अब 30 सीटें जो है, अब 3 लोगों में बांटी जाएगी कि 10 सीट मुस्लिम ले लेगी, 10 सीट सिख ले लेगी, और 10 सीट ही हिंदुओं वाले जो मिलेगा। इस हिसाब से प्रांतों में जो है इसको बांटा गया। अब ये हुआ कि जो प्रोविंस हैं, जो प्रोविंस का संविधान है, इनमें कि यह जो क ख ग एबीसीडी के जो भी स्टेट गठित किए गए थे, ये तीनों ही मिलकर या अलग-अलग बैठक कर इनके लिए जो प्रांत है, उनके लिए संविधान का गठन करेंगे। इसमें एक और किया गया कि जो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के, जैसे रक्षा, विदेश, विदेश, डिफेंस, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मामले थे, इनमें नेतृत्व केंद्र का ही रह गया। और बाकी पर जो है प्रोविंस इस सब में था। एक इनमें ये किया कि इसमें भी अखिल भारतीय की अखिल भारतीय संघ का प्रोविजन किया गया था कि जो रियासतें हैं और जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, ब्रिटिश क्षेत्र प्लस रियासतें, इन तीनों से मिलके ही आपका बनेगा अखिल भारतीय। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण और बात किया गया कि अभी जो रियासतों को ट्रिप्स प्रस्ताव में पूरा अधिकार मिला था कि आप भी चाहें तो अगर नाखुश हैं तो आप अलग संविधान बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो रियासतें हैं, वो या तो इंडिया या तो सॉरी सॉरी यह नहीं, इसमें तो सॉरी एक डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। यह उसका माउंटबेटन प्लान का था कि हमने इतने ही महत्वपूर्ण उसके थे, अखिल भारतीय संघ, और जो भी डिवीजन था कि जनसंख्या के आधार पे बांटा जाएगा और जनसंख्या के आधार पे भी 3।
मुस्लिम, सिख और इनके आधार पे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि पृथक पाकिस्तान का मांग अस्वीकार कर दिया गया, इसका मुस्लिम लीग ने व्यापक प्रतिरोध किया और डायरेक्ट एक्शन डे, बताइए डेट कौन सी है? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है और पूरे भारत में व्यापक स्तर पे हिंसा होती है। और इसी के बीच इसको देखते हुए क्या हुआ कि फरवरी फरवरी 47 में घोषणा कर दिया जाता है कि 30 जून, जो चर्चिल है, 30 जून 1948 को जो भी सत्ता है वह भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसका उत्तर तो यह था कि अगर डेट फिक्स कर दिया जाएगा तो यह दो, अभी कांग्रेस और लीग दोनों अलग अलग मुद्दों पे लड़ रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके ही समझौता कर लेंगे। और माउंट बेटन माउंट बेटन को वायसराय बनाया जाता है। वह भारत आते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाती, तो वह प्रस्ताव रखते हैं कि अब क्या है कि बांटना ही एक महत्वपूर्ण। इन्होंने ये किया कि पंजाब और बंगाल, इन दोनों के जो भी हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों को मिल के एक बैठक की जाएगी और बात की जाएगी कि आप लोग अगर चाहते हैं कि भारत में रहना तो ठीक है, नहीं तो आप विभाजन के, आप जैसा भी चाहिए उस पर फिर डिसीजन लिया जाएगा। और ये हुआ कि अगर विभाजन चाहते हैं तो अब जो पहले अखिल भारत था, अब उसको दो पार्ट कर दिया जाएगा, दो डोमिनियन, एक इंडिया, एक पाक, दो डोमिनियन की बात की। लेकिन इसमें जो भारत का नॉर्थ वेस्ट है और ये असम वाला, इसमें हुआ कि यहाँ भी हम, जो असम का सिलहट जिला है, इनमें रेफरेंडम के आधार पे यह डिसीजन होगा कि यह किस में जाएंगे, भारत में या पाकिस्तान में। और इसी में रजवाड़ों के लिए अब कोई भी स्वतंत्रता या देशी रियासतों के लिए कोई भी विकल्प नहीं था सिवाय भारत या पाकिस्तान में ज्वाइन करने का। और इस प्रकार जो माउंटबेटन योजना है वह जारी कर दी जाती है और भारत का विभाजन 15, 14 और 15 अगस्त को रात्रि में ही विभाजन कर दिया जाए, भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग डोमिनियन बन जाते हैं। और इसी में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, जो रेड क्लाइव की अध्यक्षता में गठन किया गया। और 18 जुलाई को ही 18 जुलाई 1947 को ही प्रस्तुत किया गया और 15 अगस्त नाइट को यह लागू कर दिया गया, भारत स्वतंत्र हो गया। और इस तरह हम लोग भी आज मॉडर्न इंडिया से ही स्वतंत्र होते हैं। और अगला देखा जाएगा कि जो आप बताइएगा कि एंशियंट पढ़ना चाहेंगे या मिडॉवल। अब हमारा मॉडर्न जो इंडिया है यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो बताइए कि अगला सेशन में आप लोग मॉडर्न मॉडर्न तो हो गया, मिडॉवल पढ़ना चाहेंगे या एंशियंट? सर एंसेंट ले लीजिए, उसमें कुछ जो टॉपिक है पर्टिकुलर वो पूछे ही जाते हैं ना। यस सर, एंशेंट ले लीजिए। एंशियंट। हाँ, हम लोगों की बुक्स भी वहीं छूट यस गई है सर। तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा बताइए कि एंशियंट के कितने पक्ष में है, प्लीज राइट करके बताएं, लिख के बताएं, यस या नो। क्या सर?
एंशिएंट के लिए कौन-कौन फेवर कर रहा है? हाँ, धनेन साहब एंशिएंट के लिए और रेडमी एंशिएंट हिस्ट्री और कल्पना और धनेन्द्र एंशिएंट और अर्चना गौतम एंशिएंट और कोई? और देखिए क्या है कि जो भी पीडीएफ है, हम पीडीएफ जितने भी बनाए हैं, पीडीएफ सब हम शेयर करते हैं ग्रुप में। अगर आपके पास नहीं हो तो रिवीजन उसको देख लीजिएगा, जो भी सभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें डेट वाइज जो भी है स्पेसिफिक है। हाँ, यस सर आप कर देना क्योंकि बुक्स वहीं छूट गई है तो थोड़ा-सा वो रिवीजन हो जाएगा एक बार। हाँ, जो किसान आंदोलन है, जिसमें किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट है, हम्म, किसान के बाद जितने भी समाजी सुधार आंदोलन हुए हैं, वो उनके जितने भी संगठन के बाद कब हुआ था और किसने किया था, इन दिनों को किसान आंदोलन कहाँ हुआ, किसने किया, इसके लीडर, और ऐसे ही जितने भी गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के क्या क्या काम है, और कितने जितने भी अंग्रेजों ने आंदोलन, जितने भी अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वह सभी डेट वाइज कि कब कि मैसूरू कब हुआ, कर्नाटका कब हुआ, मराठा कब हुआ, पंजाब सिख वाला कब हुआ, और गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण कार्य, इसमें बेंटिंग के कार्य, लेस्ली के, ऐसे तो जो भी लीडर है महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, बेंटिंग, डलहौजी, करजन, और इधर अपना कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली, और जितने भी एक्ट में 1919 का एक्ट और 1935 का, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाँ, आप ही कर सकते हैं कि हाँ, पूरा देख लीजिएगा, लेकिन जो ज़्यादा है वो 1919 और 1935, 1909, 3 यह हो गया, और शुरुआती के 2। हाँ, शुरुआती के 1774 का और 1784 का, और एक 1813 वाला भी इम्पोर्टेंट, आप एक्ट देख लीजिएगा। और जितने भी इंस्टीट्यूशन जो है उसको प्लीज उसको याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूशन कौन कौन से स्थापित किया गया था। कांग्रेस से पहले जो भी संगठन थी क्या, कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग नहीं, जो एक सर सैयद अहमद खान है, इनके द्वारा कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए, जैसे एक पेट्रियोटिक एसोसिएशन है, ये सब संस्थाएं जो हैं कब स्थापित किया गया था, और कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो उसके समय में कौन कौन से संगठन बने, ताकि एलिमिनेशन में आसानी हो जाए। और एक ये देखिएगा कि जो हम 1940 के बाद 3 किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें वर्ली आंदोलन पश्चिम भारत, तेभागा आंदोलन बंगाल, और तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह गुलामी भारत, जब परतंत्र भारत था 1946 से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत 1951 तक चला है। तो ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण, और जो भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करिएगा, और बाकी हम अब अगला जब आएंगे हम एंशिएंट से शुरू करेंगे ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you.